वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। आप सभी का फ्यूसिस लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इस बारे में कि हम जो क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ते हैं वो आप नीट और जेई इन दोनों ही एग्जामिनेशंस में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। मतलब अगर आप नीट और जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे जो आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। तो इसके अंदर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉपिक्स डालते हैं और उन टॉपिक्स के बारे में आपको गहराई से चीज़ें बताई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमने जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में देखा था, लाइक बेसिक टूल्स, जिसमें हमारे इंटीग्रल और डिफरेंशिएशंस के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी हमने। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिक टूल्स के अंदर ही ग्राफ। बेसिक टूल्स के अंदर ही एक टॉपिक आता है ग्राफ, यानी कि कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है या किसी भी तरह की फिजिकल क्वांटिटी है उसको समझने के दो तीन तरीके होते हैं। एक तो आप बिल्कुल थ्योरेटिकली उस चीज़ों को जाओ, एक होता है मैथमेटिकली उन चीज़ों को एनालाइज करो, एक तीसरा तरीका होता है जिसमें ग्राफिकली आप उन चीज़ों को एनालाइज करते हो। ग्राफ के अंदर आपके बेसिक दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स में इस तरफ जाएंगे, नेगेटिव एक्स में इस तरफ। नॉर्मली मैथमेटिक्स में आप इन चीज़ों के बारे में जानते हो, लेकिन जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं इनिशियल स्टेज में। बाद में तो उनको भी ये चीज़ें पता चल जाती हैं। तो चलिए देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है। तो ग्राफ के अंदर जो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है कोऑर्डिनेट्स, या कह सकते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये है कि डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं उनके बीच में इंटर रिलेशन स्टेब्लिश करना। मान लीजिए मैंने कोई भी एक फंक्शन लिखा, एक फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे इक्वल टू में जो भी वैल्यू रखूंगा वो वैल्यू किसका फंक्शन होगी, एक्स का फंक्शन होगी। दैट इज, मान लो मैंने एक लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर चीज है एक्स, ये क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाता है। और इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो इस फंक्शन के अंदर कांस्टेंट ट्रीट होती हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ 1 लिख दिया या कुछ और लिख देता z, तो वो भी यहाँ पे क्या होता, कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि f ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ x। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं f ऑफ x कॉमा y, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, ये डबल वेरिएबल फंक्शन है। यहाँ मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 प्लस एक्स। किसी भी तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। तो इस फंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई को छोड़ करके बाकी चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होती हैं। इतनी बात समझ में आई। तो अब देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है बेसिकली हम पढ़ते हैं, एक होता है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हिंदी में इसको कार्तीय निर्देश तंत्र भी कहा जाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक होता है हमारे पास सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक होता है हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और एक होता है इसी में ही, वो इसी का ही पार्ट है, जिसको अपन बोल देते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे आपके जो सिलेबस में है वो मेनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। हालांकि इनके वेरिएबल्स मैं बताऊंगा
लेकिन इनको डिटेल में हम ये अभी नहीं पढ़ेंगे। बाद में जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ते हो, सर्कुलर मोशन के टॉपिक में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इनके वेरिएबल्स देख लो। इसके अंदर होता है एक्स वाई अगर 2D है, और एक्स वाई जेड अगर हमारे पास 3D सिस्टम है। 2D का मतलब दो एक्सिस होंगे वहाँ पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स वाई के अलावा वाई जेड भी ले सकते हो, जेड एक्स भी ले सकते हो, या कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, लेकिन नॉर्मली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन एक्स वाई यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड ये 3 वेरिएबल्स हो गए। इसी तरीके से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो थीटा एंड फाई, रो थीटा एंड फाई, ये होता है रो थीटा एंड फाई। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक सेकेंड, यहां पे होता है रो फाई एंड जेड, सॉरी, यहां होता है रो फाई जेड, यहां होता है आर थीटा एंड फाई, और यहां पे होता है आर एंड थीटा। ठीक है, ये इसी का ही छोटा पार्ट है। स्फेरिकल को पोलर बना दिया जाता है एक वेरिएबल कम करके। तो इस तरीके से ये इनके वेरिएबल हैं। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सिंपली क्या होता है, अगर 2D में देखें तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई, इस तरीके से। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। खैर, बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स होगा, यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, अगर हम यहाँ जाएंगे तो नेगेटिव होगी, और इसका रेफरेंस पॉइंट होगा ये ओरिजिन, मूल बिंदु जिसको बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0 अगर 3D है, एंड 0 0 अगर 2D सिस्टम है तो। और ये हो जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव वाई और यहाँ पे नेगेटिव एक्स। ठीक है, अप एंड राइट पॉजिटिव होता है, लेफ्ट एंड बिलो क्या होता है, नेगेटिव होता है। यही चीज़ आप साइन कन्वेंशन, जो कि आपका रे ऑप्टिक्स का पार्ट है, उसके अंदर भी इस चीज़ को पढ़ते हो कि साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर हम कोई भी एक, हमारे पास मान लो मिरर है, मिरर का ये पोल है, इस पोल से अगर राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस से अबव जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, लेफ्ट साइड के लिए नेगेटिव, डाउन के लिए नेगेटिव। तो इस तरीके से राइट एंड अबव के लिए पॉजिटिव एंड लेफ्ट एंड बिलो के लिए नेगेटिव जो है साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है। तो ये हो गया थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो देखिए, जैसे ही हमें ग्राफ की बात आती है तो x और y अगर 2D वेरिएबल है हमारे पास, 2D सिस्टम है, और तो उसके अंदर दो ही वेरिएबल होंगे x एंड y। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहला जो ग्राफ आता है वो आता है y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ। y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये दो एक्सिस हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, नॉर्मली अभी हम 2D की ही बात करेंगे, तो x y एक्सिस के अंदर y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ मतलब y की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू हमने तय कर दी है कि ये y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। दैट इज, मान लो मैंने ले लिया y इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे 1 एंड 2, यानी x की प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी में कितनी भी वैल्यू हो, y की वैल्यू क्या रहने वाली है, 2 ही रहने वाली है। तो ये पूरी लाइन जो होगी ये y इक्वल्स टू 2 का ग्राफ होगा। इसी तरीके से y इक्वल्स टू 3 का ये, 4 का ये, y इक्वल्स टू -1 का ये, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन यहाँ पे 0 भी हो सकता है। y इक्वल्स टू 0 मतलब यही वाला एक्सिस हो जाएगा आपका x एक्सिस पूरा, यानी y इक्वल्स टू कांस्टेंट का जो ग्राफ होता है दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ
कि x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो x इक्वल्स टू 2 अगर लेंगे तो ये हमारा 2D सिस्टम हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x की वैल्यू 1 और 2, यानी इस लाइन के ऊपर, इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू क्या रहने वाली है, 2 ही रहने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ जो है ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये हमारा y एक्सिस है, तो इसको बोलेंगे अपन पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होता है, y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होता है। इस ग्राफ की फैमिली x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट की पूरी फैमिली होती है, यानी कितनी भी वैल्यूज या कोई भी ग्राफ जो आपका y एक्सिस के पैरेलल है वो क्या होगा, x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का ही ग्राफ कहलाएगा। इतनी बात आती है समझ में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आगे देखेंगे। दूसरा ग्राफ देखो, पहला हमने देखा कांस्टेंट का ग्राफ, अब वेरिएबल का देख लो, y इक्वल्स टू एक्स। वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ मतलब जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू होगी, यानी कि ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x की वैल्यू 1 2 3 4। देखिए इनिशियली आप इस तरीके से भी कर सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 0 x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, यानी ओरिजिन से तो ये ग्राफ जाएगा ही जाएगा। x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल्स टू भी 1, यानी ये वाला आपका इंटरसेक्शन पॉइंट इसका ग्राफ का पॉइंट हो जाएगा। 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, यानी कि ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको ग्राफ टच करता हुआ जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से ये ग्राफ आगे की तरफ बढ़ेगा। और नेगेटिव में भी -1 पे -1, -2 पे -2, इस तरीके से। तो ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है, ये समझाने के लिए आपको बताया है। अगर y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ आपको बनाना है तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी, एक लाइन जो x और y एक्सिस को बिल्कुल बीचों बीच काटते हुए एक 45 का एंगल बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। यहाँ पे ये एंगल जो है ना 45 डिग्री का होता है। ये क्यों होता है अभी बात करते हैं। हालांकि ये चीज़ जो है 45 डिग्री का एंगल ये आपका स्लोप बताता है, ठीक है, कि हमारा जो ग्राफ हमने बनाया है वो कितना ढलान लिए हुए है एक्स एक्सिस के साथ, यानी एक्स एक्सिस के साथ उसका स्लोप या ढाल। देखिए चीज़ों को आप थोड़ा सा रिलेट करके अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे आपको। यहाँ ये 45 डिग्री का मतलब ये है कि ये जितनी डिस्टेंस या जितना एंगल इधर है, देखिए टोटल तो 90 होता है, इधर 45 है तो इधर भी 45, यानी जितना दूर एक्स एक्सिस से होता जा रहा है उतना ही दूर ये वाई एक्सिस से भी होता जा रहा है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच जा रहा है। और ये एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अभी देखते हैं अपन। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए आप बेसिक्स के अंदर थोड़ा सा तो मैं ये आपसे उम्मीद कर ही सकता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम आपको आती होगी। पाइथागोरस थ्योरम एक हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। ये y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है, इसका मतलब यहाँ पे जितनी x की वैल्यू होगी उतनी y की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 5 और 5। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 5 और 5। ये O पॉइंट मान लो, ये P पॉइंट मान लो, ये N मान लो, ठीक है। यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया क्योंकि ये एंगल कितना है 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप जानते हो कि ये हमेशा किस पे अप्लाई होती है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होती है। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं और ये थीटा एंगल कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि tan थीटा विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो आप जानते ही हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बताता है, tan थीटा। देखो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आप 9th 10th में इनिशियली पढ़ लेते हो, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप देख भी लेना इस वीडियो में। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक्स के अंदर आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा होती है परपेंडिकुलर, और थीटा जिस पे बना होता है वो होता है हमारा बेस। ये परपेंडिकुलर है तो ये वाली लेंथ इस कोऑर्डिनेट से 5 आ जाएगी और बेस भी 5 आ जाएगा, यानी जितना परपेंडिकुलर उतना ही बेस, यानी 5/5 दैट इज 1। और tan थीटा इक्वल्स टू 1, यानी tan थीटा की वैल्यू 1 कितने पे होती है, tan ऑफ 45 डिग्री। tan 45 का मान ध्यान रखना कितना होता है, अगेन ये आप क्लास 10th में पढ़ते हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 देन 90,
ये एक चार्ट होता है, टेबल होती है जो आप पढ़ सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या क्या वैल्यूज होती हैं। आसान है याद रखने का तरीका। अगर फिर भी नहीं आता है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि हमारा जो थीटा आ गया वो क्या आ गया 45 डिग्री। तो इस तरीके से हम स्लोप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर शिफ्टिंग लिए हुए है, थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, झुका हुआ है, तो इसकी अलग अलग स्लोप हो सकती है, वो आप देख सकते हो। अगर मैं ये कहूं, देखो इसको दोबारा से बनाता हूं मैं, सेम ट्राइंगल एक बार फिर से, बड़े ध्यान से समझते हुए चलना, बेसिक चल रहे हैं और बेसिक्स के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखिए अगर मैं कहूं कि ये थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी कि x की वैल्यू तो यहाँ पे हो गई, ये हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गया 5 और 3। ठीक है, तो अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ये थीटा यहाँ पे स्लोप बता देगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अगेन tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, यानी कि y क्या है परपेंडिकुलर और x है हमारे पास बेस। ठीक है, तो ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो tan थीटा क्या आ गया 3/5, यानी थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/5। अब देखो 3/5 एक थोड़ा सा स्पेशल ट्राइंगल, स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल, एक विशेष समकोण त्रिभुज है जिसमें 3, सॉरी दिस इज 4, सॉरी भाई, एक्स जानते हो पाइथागोरस का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि ये हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो h अगर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 का रूट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक स्पेशल ट्राइंगल की कैटेगरी में रखा गया है। और इसके अंदर देखो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनियस है 5, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस तरीके से ये बेसिक चीजें हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ो और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस लगाओ। जब आप बेसिक चीज़ों पे जितनी अच्छी कमांड कर लोगे उतना ही अच्छा आपका वहाँ पे जो है ऊपर का स्ट्रक्चर तैयार होगा, मतलब बाकी सिलेबस उतना ही अच्छे से तैयार होगा। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने थोड़ा सा ग्राफ का इंट्रोडक्शन दिया है। आगे की क्लासेस में हम वेरिएबल ग्राफ के बारे में भी जानेंगे कि ग्राफ के अंदर जब y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ देखा जिस तरीके से हमने, ऐसे ही पावर को इंक्रीज कर देंगे तो किस तरह का बनेगा, पैराबोला क्या होता है, ठीक है, हाइपरबोला क्या होता है, इनके इन सभी के ग्राफ हम देखेंगे, साइन थीटा कोस थीटा के भी ग्राफ देखेंगे। तो आगे की क्लासेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे की क्लासेस को आप इसी प्लेलिस्ट में कंटिन्यू आगे देख सकते हो, आपको आगे लगातार इस तरह के जो है टॉपिक मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।